अस्सलामुअलैकुम, जुमा मुबारक। वेलकम टू 365 डिग्रीज ऑन 365। सबसे पहले बात एक ऐसे मसले की जिसकी गूंज आज फिर कौमी असेंबली में सुनी गई। मसला है साइबर क्राइम का, ऑनलाइन फ्रॉड का, 2 नंबरी का। और आज 2 नए किस्म के फ्रॉड्स कौम के सामने वाज़े तौर पर सामने आ चुके हैं। ओपन हो चुकी है बात। पहला फ्रॉड जो नया सामने आया है वो है फेक ई चालान्स का। ट्रैफिक चालान जो हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक सिंध में अभी इंट्रोड्यूस हुए हैं, इस्लामाबाद में पहले से थे, पंजाब में भी थे। और अब बताया जा रहा है कि फेक चालान्स आपको SMS के जरिए मैसेज होंगे, उसके अंदर एक लिंक होगा जिसके जरिए आप जाके अपना वो चालान पे कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग उस मैसेज आने के बाद फौरन से वो चालान पे कर देते हैं ताकि मजीद फाइन ना लगे। ये आम लोग नहीं है, ये वो लोग हैं जो ऐवान के अंदर बैठे हुए हैं। जब ऐवान के अंदर बैठे हुए लोग बेवकूफ़ बन सकते हैं तो आम लोग किस लेवल पे बेवकूफ़ बन रहे होंगे ये आप अच्छे तरीके से अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा जो एक और फ्रॉड सामने आया है वो और ज़्यादा खौफनाक और ख़तरनाक है। आज हमारे स्पीकर नेशनल असेंबली सरदार अयाज सादिक साहब ने भी इस बात की तस्दीक की है कि उनकी भी आवाज़ निकाल के लोगों से पैसे मांगे गए, बहुत सारे पैसे मिल भी गए। कुछ हमारे ज़राए भी ये कह रहे हैं कि ये जो फ्रॉड है आवाज़ बदल के पैसे मांगने वाला, AI आने के बाद बहुत आसान हो गया है और बहुत कॉमन भी होता जा रहा है। आवाज़ अमूमन उन लोगों की निकाली जाती है जो बड़े ताकतवर होते हैं, बड़ी पोजीशन से बैठे होते हैं, पैसे वाले होते हैं, उनके एक हुक्म के ऊपर अरबों रुपए हिल सकते हैं। और हमारे ज़राए बता रहे हैं कि और भी बहुत सारे सियासतदान ऐसे हैं जिनकी आवाज़ बनाकर अरबों रुपए का फ्रॉड किया गया है। ये भी इस वक्त एक फैक्ट है जो मेरे सोर्सेज कंफर्म कर रही हैं। अयाज सादिक साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस कंफर्म कर दिया है। अब अंदाजा लगाइए कि साइबर क्राइम कितना खतरनाक है आपके लिए, मेरे लिए। अब हम आपके सामने रखते हैं साइबर क्राइम के नंबर्स। साल 2020 में साइबर क्राइम की 1,02,000 कंप्लेंट्स हुई, 98,800 वेरीफाई हुई, 9,100 के ऊपर सिर्फ इंक्वायरी हुई, 601 केसेस रजिस्टर किए गए, 625 लोगों को गिरफ्तार किया गया और सजाएं हुई सिर्फ और सिर्फ 20 लोगों को। बिलीव इट और नॉट, 1 लाख केसेस बनते हैं, सिर्फ 20 को सजाएं होती हैं जो चंद माह में छूट जाएंगे बेल के ऊपर। 2021 में 1,15,800 के करीब केसेस आते हैं, 80,800 कंफर्म होते हैं, 15,000 इंक्वायरियां, 15,700 इंक्वायरियां होती हैं, तकरीबन 1,224 जो है केसेस रजिस्टर किए जाते हैं, 1,306 लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, सजाएं होती हैं सिर्फ और सिर्फ 38 लोगों को। बिलीव इट और नॉट। 2022 1,45,000 कंप्लेंट्स मिलती हैं, 83,000 वेरीफाई होती हैं, 14,300 इंक्वायरियां होती हैं, 1,400 केसेस रजिस्टर होते हैं, 1,700 लोग गिरफ्तार होते हैं, सजाएं मिलती हैं सिर्फ 48 लोगों को। 2023 1,52,000 कंप्लेंट्स, यानी 2023 में पीक हुआ है। 1,52,000 कंप्लेंट्स, 82,300 वेरीफाई, 18,000 इंक्वायरियां, 1,375 केसेस रजिस्टर, 2,007 लोग गिरफ्तार होते हैं। रिकॉर्ड गिरफ्तारियां 2,007 लोग 2023 में, रिकॉर्ड केसेस भी आए और सिर्फ 92 लोगों को सजाएं मिलती हैं। 2024 में केसेस आते हैं 1,23,000, वेरीफाई होते हैं 68,000, इंक्वायरियां होती हैं 16,000, केसेस डाले जाते हैं 1,044, गिरफ्तारियां होती हैं 1,382, सजाएं मिलती हैं ओनली एंड ओनली 24। अनबिलीवेबल कि यानी इन अगर हम 5 सालों का डेटा कंपाइल करें तो 6,39,564 कंप्लेनों में से 6,39,564 कंप्लेनों में से सिर्फ 222 लोगों को सजाएं हुई। यही वजह है कि पाकिस्तान में इस वक्त साइबर क्राइम बढ़ रहा है। हमारे वजीर साहब असेंबली में कहते हैं कि साइबर क्राइम विंग के पास बस ये 500-550 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं, ये थोड़े से पुलिस स्टेशन हैं, ये किस तरह करेंगे, हमने प्लान किया हुआ है, हम करेंगे इंशाल्लाह, हमने इदारा भी इसीलिए बनाया है। लेकिन देखा जाए तो जितने सालों से पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड हो रहा है और दुनिया भर में इंटरनेशनल लोगों के साथ यहाँ से फ्रॉड हो रहा है, हमें इसके ऊपर कान खड़े करने चाहिए। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, ये बहुत बड़ी अरेस्टमेंट है, ये बहुत बड़े केसेस हैं, लोगों की आवाज़ें बदल के पैसे मांगे जा रहे हैं, लोगों के फेक ई चालान ट्रैफिक के भेजे जा रहे हैं। दिस इज़ अनबिलीवेबल एंड आई थिंक अगर लॉ एंड ऑर्डर नहीं होगा,
तो लाकानूनियत होगी, लाकानूनियत होगी तो रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी, रिट ऑफ द गवर्नमेंट नहीं होगी तो एनआरकी आएगी, और हम जानते हैं हम पहले कर्जों पे चल रहे हैं, मईशत कहां पैरों पे खड़ी होगी। इसके अलावा आज के प्रोग्राम में मैं बात करना चाहूंगा ओवरसीज पाकिस्तानीज के हवाले से। आज भी असेंबली के अंदर ये बात की गई कि उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। मैं एग्री करता हूं, उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा, क्यों नहीं दिया जा रहा इस पर बात करेंगे। साथ साथ इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट्स हैं। एक तरफ हम देख रहे हैं कि साउथ कोरिया में उनके साबिक प्रेसिडेंट को मार्शल लॉ लगा के 5 साल की कैद की सजा सुना दी गई है। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि सऊदी अरब, ओमान, कतर की डिप्लोमेसी काम कर रही है। अमेरिका ने हमला करने का प्लान अभी चेंज कर दिया है। बताया जा रहा है कि मशकें चल रही हैं उनकी, लेकिन अभी हमला नहीं करेंगे। उनके जो नुमाइंदे थे अक़वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने कहा है कि हम हमला करने के लिए तैयार हैं, ये ऑप्शन मौजूद है डोनाल्ड ट्रंप की टेबल के ऊपर, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप साहब अभी हमला नहीं कर रहे हैं। और हम ये भी जानते हैं कि रशिया हो, चाइना हो, दोनों ने अमेरिका पर तनकीद की अक़वाम मुत्तहिदा में कि आप दुनिया के पुलिस वाले नहीं हैं, आपने सबकी जिम्मेदारी नहीं ली हुई है। लेकिन एक बात तो वाज़ेह है कि डोनाल्ड ट्रंप की यक के बाद दीगरे सारी ख्वाहिशें पूरी हो रही हैं। आज उनकी एक और ख्वाहिश पूरी हो गई। वेनेजुएला की जो अपोजिशन लीडर थी, जो मुल्क बदर थी, मारिया मचाडो, उन्होंने अपना नोबेल पीस प्राइज जाके उनको व्हाइट हाउस में पकड़ा दिया है कि ये लीजिए मेरा नोबेल पीस प्राइज, आपको और भी कुछ चाहिए हो तो मुझे बता दीजिएगा, लेकिन ये याद रखिएगा वेनेजुएला में जो आप नई हुकूमत बनाएंगे वो उसके अंदर मैं ही प्राइम मिनिस्टर बनूं। वेनेजुएला की इनकी बड़ी ख्वाहिश है। इनफैक्ट जब से वेनेजुएला के मादुरो को किडनैप किया डोनाल्ड ट्रंप ने, उसके बाद से ही ये खुशियां मना रही हैं। इसके ऊपर भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। एट द सेम टाइम ये भी याद रखिएगा कि गजा पर इजराइल का जुल्म जारी है। सीज फायर में जो बातें की गई थी सब झूठ था। मुसलसल वहाँ पे हमले हो रहे हैं। तो इंटरनेशनल फ्रंट के ऊपर बहुत सारी चीज़ें जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। वेलकम करना चाहूँगा अपने मेहमानों को। मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के नामवर तज्जियाकार हैं, सोशल मीडिया पे बड़ी धूम मचाए रखते हैं साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। मेरे साथ मौजूद हैं अजहर जावेद साहब, एक और बड़े नामवर तज्जियाकार पाकिस्तान के। बहुत बहुत शुक्रिया अजहर जावेद साहब, अस्सलाम वालेकुम, आपके वक्त के लिए बेहद मशकूर। मेरे साथ मौजूद हैं चौधरी अकमल साहब, प्रेसिडेंट हैं ICMA इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स। बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी अकमल साहब आपके वक्त के लिए, जज़ाकल्लाहु खैर। गुफ्तगू का आगाज करना चाहूंगा। इसार राना साहब, पहला सवाल आपसे, ये जो ऑनलाइन फ्रॉड्स बढ़ गए हैं, ये जो साइबर क्राइम के नंबर्स हैं, ये जो हमारे कॉल सेंटर्स 2 नंबर काम कर रहे हैं जिन्हें हम डब्बा भी कहते हैं, ये जो आवाज बदल के लोगों से पैसे निकाले जा रहे हैं, बड़े बड़े सियासतदानों की आवाजें बनाकर पैसे मांगे जा रहे हैं और बड़े बड़े पैसे मिल भी रहे हैं, फेक ट्रैफिक चालान्स का आना, ये हमारे यहाँ इतनी लाकानूनियत इंटरनेट की दुनिया में, साइबर वर्ल्ड में क्यों बढ़ गई है? और ये जो हमारे शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि हमने NCCIA बनाया ही इसलिए था कि ये इनकी रोकथाम हो सके, लेकिन मैटर ऑफ द फैक्ट है कि NCCIA के अपने जो करता धरता लोग थे वो खुद गिरफ्तार हैं और करोड़ों रुपए निकाल के दे रहे हैं रिश्वत के, जो उन्होंने पकड़े थे, और पता नहीं कितने और उनके पास और हों। आपकी राय पूरी सूरत हाल पे, इसार राना साहब। अमेरिका से ना हमने एक मशीन मंगाई थी चोरी पकड़ने वाली, वो एयरपोर्ट पे चोरी हो गई। तो हमारी एनवायरनमेंट जो है ना वो ऐसी है कि इसमें 2 नंबर काम करने वाला ही कामयाब होता है। अब देख लेना, मैं आई एम सॉरी की बात के किसी और तरफ चली जाएगी कि जिस कौम का मैंडेट चोरी हो जाए और वो तलाश करती फिर रही हो, तो उसमें अगर थोड़े बहुत पैसे इधर उधर हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाता है। तो हमारी बुनत ही कुछ इस तरह की है। जो इन्होंने बनाई थी NCCI वो खुद करप्ट निकली, और उसके बाद ये कि जो बाकी बचे कुछ हैं उनका तो सारा फोकस वो PTI के क्या नाम है, सोशल मीडिया उनके तरफ है कि इनको पकड़े, इन पे पर्चे हो जाए, ये हो जाए। भाई आपकी जिम्मेदारी है बाकी चीजों को देखना, आप उनकी तरफ तवज्जो दें, वो नहीं देंगे। जब हमारी समती ठीक नहीं होगी, हमारी डायरेक्शन ही ठीक नहीं होगी, हमारी तरजीहात ही ठीक नहीं होंगी, तो फिर यही होगा जो कुछ हो रहा है। और दूसरी बात यह है कि मुझे तो उन लोगों पे हैरत हो रही है जो पैसे भेज भी देते हैं। भाई अब तो बहुत क्लियरिटी से आ गया। व्हाट्सएप का सबसे आसान तरीका यह कि वो हैक करके वो कहते हैं जी पैसे भेज दें, और बाद में पता चलता है पैसे भेज भी दिए। मैंने कई दोस्तों से तो बाद में पैसे निकलवाए कि मैंने भी भेजे, हालांकि मैंने नहीं भेजे थे, मैं भी पाकिस्तानी कौम का हिस्सा हूं। मैंने भी उन्होंने कहा कि भाई मैंने भेज दिए तो मुझे दे दे। लेकिन ये कि जब तक हुकूमत जो है इस पे पूरी तरह तवज्जो करके और एक ऐसा लाएमल नहीं बनाएगी जिसके अंदर फ्लॉलेस हम काम करें, तब तक ये मुमकिन ही नहीं है। सोशल मीडिया वैसे तो एक इतना बड़ा कायनात है कि उसे पकड़ना इतना आसान नहीं है, लेकिन हम कुछ ऐसे चीजें, इवन ये कि लोगों की जो अवेयरनेस है उसको ही अगर हम, अब मैं देख रहा था फोन पे चल रही थी कि अगर आप ये आए तो ऐसे ना, ये बहुत अच्छी बात है। इस तरह लोगों को गाइड करें, लोगों को बताएं,
आम सादा आदमी को इन बारीकियों का नहीं पता होता, उनके पास एक कोड आता है, वो उसे ओके कर देते हैं, बाद में वो पछताते रहते हैं। तो इन चीजों के हवाले से अवेयरनेस दें। जहां हुकूमत 70 सफात के इश्तार अपनी तस्वीरों के छाप देती है, अगर इसके ऊपर काम करें तो शायद थोड़ा सा मिनिमाइज हो जाए ये मामला। बिल्कुल ठीक है साहब। चौधरी साहब, आपकी राय हुजूर? सर देखें, मैं पहले थोड़ा सा इसार राना साहब से इख्तिलाफ करूंगा। मसला ये है कि होता ये है कि वो एक हमने सुना था ना, कहानी सुनाई थी बचपन में हमें किसी ने, कि वो एक बच्चा था, उसको सिर्फ मजमून याद था, मेरा प्यारा दोस्त। तो उसको जब भी कोई जो है ना वो मजमून लिखने को दिया जाता तो वो मेरे प्यारे दोस्त को किसी न किसी तरह उसमें फिट कर देता था और उस टॉपिक को बना लेता था। तो राणा साहब भी जो है ना वो हर मामलात में पीटीआई को ही ले आते हैं कि जी पीटीआई की वजह से ही ये सारा कुछ हो रहा है। ऐसा नहीं है, इसमें बिल्कुल आपकी बात सही है कि जो साइबर क्राइम के हवाले से जो मसले मसाइल जिनका हम सामना कर रहे हैं उसमें हुकूमत की नेग्लिजेंस बहरहाल अपनी जगह पे है। जो हुकूमती इदारे बनाए गए हैं वहाँ पे रिसोर्सेज की कमी है, लैक ऑफ नॉलेज है, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन है, और उसकी वजह से ओवर बर्डन है मुल्क। अब वहां पे एक मतलब मेरी एफआईए के ऑफिसर से बात हो रही थी, उनका कोई छोटा मोटा इशू में उनसे उनके पास लेके गया, तो उन्होंने कहा सर ये आप एक छोटा मोटा मसला ले आए, हमारे पास यहाँ पे कत्ल के मसले हल करने के लिए जो है वो कोई बंदा अवेलेबल नहीं है। तो ये बड़ा जो है ना वो मसला है कि रिसोर्सेज की कमी है। गवर्नमेंट के पार्ट के ऊपर ये वाले मसले मसाइल हैं। अब हमें अपने भी गिरेबान में थोड़ा सा झांकना चाहिए कि एक तो हम भी जो है ना अवेयरनेस हम बिल्कुल नहीं करते। लालच हम में भी कूट कूट के भरा हुआ है कि जहाँ देखा कि थोड़ा सा हमें इनाम की ऑफर आ रही है, बड़ी लिमिटेड टाइम ऑफर है और ये वो, तो फौरन हम अपना ओटीपी और दीगर जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर करने में देर ही नहीं करते। इवन सम टाइम तो लोग जो है वो जाके पैसे दे के आते हैं, अकाउंट्स के थ्रू जो है वो पैसे ट्रांसफर कर रहे होते हैं। इसी तरीके से लालच भी हम लोगों में माशाल्लाह कूट कूट के भरा हुआ है। तो लालच भी एक इसकी बड़ी जो है ना वो वजह है जिसकी वजह से ये लोग अपने अज़ाइम में कामयाब होते हैं। और ये जो फ्रॉड ये सिलसिला है आज से नहीं, अगर आप देखें तो एक अरसे से जो है ना वो ये सिलसिला चल रहा है। और जैसे जैसे टेक्नोलॉजी तरक्की कर रही है, चौधरी साहब, पहले डबल शाह होता था, अब आपको मालूम है ऑनलाइन बहुत सारे किस्म के शाह आ गए हैं। जी, तो अब जो है ना वो अब आगे एआई वाले शाह भी आएंगे। ये तो अभी ऑनलाइन वाले आए ना, तो वो एआई वाले शाह भी आएंगे और वो फिर आपके जो है वो आप मतलब लिंक्स के ऊपर क्लिक करना, तो थोड़ा बहुत मतलब दोनों पार्ट के ऊपर मैं इक्वली जो है ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दूंगा कि जो पब्लिक है उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इदारों की भी नाअहली है, वो भी सजाएं देने में बिल्कुल। हमारे यहाँ जो है ना प्रोसिक्यूशन के प्रॉब्लम्स हैं, वो लोग नई सजाएं जो है ना वो प्रूफ नहीं कर पाते केस को, और एज ए रिजल्ट जो है ना वो मुजरिम छूट जाते हैं, चाहे वो ऑनलाइन फ्रॉड हो, चाहे वो इवन ये मामूली ये डकैत वकैत नहीं होते मोबाइल और चोरी करने वाले, वो 10-10 मरतबा तो वो जेल से जाके आ जाते हैं सिर्फ कमजोर प्रोसिक्यूशन की वजह से। पुलिस वाले अपनी जगह पे बोलते हैं कि यार इनको हमने 10 मरतबा तो पकड़े, हर मरतबा छूट के आ जाते हैं, हम क्या करें। तो देयर आर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स। तो हमें थोड़ा सा ब्रॉड सिनेरियो में जो है वो थिंकिंग करनी चाहिए, ब्रॉड सिनेरियो में देखना चाहिए कि इस मसाइल को हमने किस तरह हल करना है, ना कि हम तनकीद बराए तनकीद करें कि जो है वो हुकूमती इदारे जो है वो अवाम के ऊपर और अपोजिशन के ऊपर तनकीद करे, अपोजिशन जो है वो अवाम के ऊपर तनकीद करे। इसके ऊपर जो है ना जो कंक्लूसिव किस्म के जो स्टेप्स हैं वो लेने चाहिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करनी चाहिए, उनको बताना चाहिए कि व्हाट्सएप अगर आप यूज कर रहे हैं तो उसमें आप 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मेथड है, उस मेथड को आप यूज करें ताकि आप जो ना इस किस्म के स्कैम से बच सकें। अपने पर्सनल जो इन्फॉर्मेशन है, ओटीपी वगैरह है, वो हर ऐरे गैरे नथु वैरे को ना दें, इनामी स्कीमों में ना आए कि आपका जो ना मोटरसाइकिल निकल आया है और आप जो है ना वो 500 रुपए जमा कराएं तो आपको मोटरसाइकिल मिल जाएगा, तो आप ना कराएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। वेल सेड सर, करना जरूरी है। वेल सेड चौधरी साहब, वेल सेड। अलाउ मी अजहर जावेद साहब, आपकी राय सर, प्रोसिक्यूशन के भी मसले हैं, कन्विक्शन के भी मसले हैं, आवाज बदल के पैसे निकाले भी जा रहे हैं, फ्रॉड बढ़ता जा रहा है, हाउ डू वी डील इट सर, किस तरह से खात्मा करें? देखिए, सबसे पहले एक सीरियस इशू है और मेरा ख्याल है ये इशू जो है ये सिर्फ पाकिस्तान को दरपेश नहीं है, ये पूरी दुनिया का एक मसला है। साइबर सिक्योरिटी के लेके इस तरह के फ्रॉड और ये सारी चीजें हो रही। मैं अभी यूके के अभी फिगर्स मैंने निकाले जब आप कर रहे थे, तो इसमें जो हालात हैं वो पाकिस्तान से ज्यादा कई वर्ष तो मुझे यूके के नजर आ रहे हैं। सर यूके वाले टारगेट होते हैं ना, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, यहाँ सबसे कॉल सेंटर्स कॉल करते हैं उन्हें सर। देखें, यहाँ की लेजिस्लेशन भी है ना, सब चीजें अब हुकूमत पे डाल के
बिल्कुल हुकूमत का भी एक रोल है। मैं जो ये भी फिगर्स देख रहा हूँ कि पिछले साल 36,864 इंसिडेंट रिपोर्ट हुए हैं यूके में इसी हवाले से, और जिसमें हैकिंग पर्सनल डाटा भी है, कंप्यूटर वायरसेस का भी है, एक्सटॉर्शन हैकिंग भी है, उसके 3,539 जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। और जो 43% ऑफ बिजनेस हैं उन्होंने रिपोर्ट किया है इस तरह के मामला को, और 300 मिलियन एक कंपनी के गए हैं, 485 मिलियन एक के गए हैं, 206 मिलियन एक के गए। तो ये एक ऐसा इशू है जिसपे सबसे ज्यादा जो मसला है, यहाँ पे भी मसला है, वहां पे भी जाती लालच होता है, लालच और तमा। जो हम लालच के जरिए चीजें हमारी तरफ आती हैं, हमें इजी मनी की आदत जो है वो सबसे बड़ा मसला है। अब बात की जो मेरे सीनियर, मेरे उस्ताद जनाब इसार राना साहब ने वो तरीके इंसाफ की तरफ लेके, तो देखें यहाँ पर डबल शाह कई किस्म के हैं। कुछ डबल शाह सियासतदानों में भी मौजूद है, कुछ गुजरांवाला के किसी देहात में भी है। यहाँ पर एक डबल शाह एक ऐसा भी आया जिसने झूठ की बुनियाद पर सियासत की बुनियाद रखी, झूठ बोल बोल के, चाहे वो साइफर का झूठ हो, चाहे वो कौम को और झूठों के पीछे लगा के, उस सियासत के डबल शाह ने हमारे कौम का मिजाज ही ऐसा बना दिया, लालची मिजाज बना दिया है। और हर तरह के मामलात में हम अपनी जात को देखने के बजाय दूसरों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। उस डबल शाह ने लोगों को बदतमीज बना दिया। आप जैसे अभी अकमल साहब ने फरमाया कि 500 रुपए के बदले में मोटरसाइकिल का लालच ना करें, अपनी रकम को डबल करने का लालच ना करें। तो इस तरह के फ्रॉडियों की कम से कम सियासत में या इस तरह के मामलात में किसी किस्म की कोई गुंजाइश नहीं। हमें अपने गिरबान में झांकना होगा और अपने जो भी हमारे मामलात हैं उनको सीधा करके इस तरह के लालची मैसेजेस में ना आए। अब हर एक को पता है, व्हाट्सएप आप इस्तेमाल कर रहे हैं कि ओटीपी का मतलब है, ओटीपी का सबको पता लग गया। ना नंबर दें आप किसी को, ना आप किसी को इस तरह करें। तो दूसरी तरफ हुकूमत लेजिस्लेशन बढ़ानी चाहिए, ये उनका भी फर्ज है। और एनसीसीआई वाले जैसे इदारे हैं जिसमें पहले हमें एक वाकया हमें नजर आता है, उसमें ऑफिसर्स भी इन्वॉल्व थे, फिर उसी इदारे ने एहतसाब भी किया अपने इन ऑफिसर्स का, उनको निकाल भी दिया। तो मेरा ख्याल है इसके लिए हुकूमत को भी, पर उन ऑफिसर्स ने जो 500-600 झूठे केसेस बना के गिरफ्तारियां की हुई हैं, वो बेचारे अभी तक अंदर जेल के बैठे हुए हैं सर, वो भुगत रहे हैं सर। मेरे ख्याल से हुकूमत को एहसास करना चाहिए। इसार राना साहब, मुझे ब्रेक पे जाना है, लेकिन आप कुछ कहना चाहते हैं? पहले आप कह लें, फिर मैं बढ़ता हूं ब्रेक की तरफ। नहीं, मैं कुछ नहीं, मेरे माय बेस्ट फ्रेंड के मजमून से चौधरी साहब को दुख हुआ तो मैं माजरत चाहता हूँ। मुझे नहीं पता था उनकी छेड़ है माय बेस्ट फ्रेंड। और दूसरा ये कि बाकी ये जो डबल शाह हैं सियासत के, इनके ऊपर, और ये जो ट्रिपल शाह, पेंटा शाह और टेंटा शाह हैं, कौम ओटीपी 45 का दबाती है और 47 का फ्रॉड निकल आता है। वाकई मैं अजहर जावेद की बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूं, मेरा शागिर्द बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वेरी वेल सर, एक ब्रेक लेते हैं व्यूअर्स, ब्रेक से वापस डिस्कशन आगे बढ़ाएंगे। आई वुड लाइक टू डिस्कस आवर ओवरसीज पाकिस्तानी। मेरी नजर में वो पाकिस्तान का खजाना है, लेकिन उनको उनका हक नहीं दिया जा रहा। ओवरसीज पाकिस्तानी जो डॉलर भेजते हैं अपने घरों को, उसकी वजह से पाकिस्तान में तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा देखा जा रहा है और पाकिस्तान की फॉरेक्स रिजर्व्स को बड़ी सपोर्ट मिलती है उन डॉलर्स की वजह से। अगर वो ना आए तो बड़ी मुश्किलें पड़ जाएं। हम ओवरसीज पाकिस्तानियों का शुक्रिया भी अदा करते हैं और हम ये भी देखते हैं कि हर साल 7, 8, 9, 10 लाख के करीब लोग पाकिस्तान छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ आप जानते हैं बेरोजगारी 21 साल की बुलंद तरीन सतह पे, गुर्बत 47% आबादी गुर्बत की लकीर से नीचे है। तो इस वक्त जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके लिए आवाज़ हमारे मेंबर नेशनल असेंबली ने फ्लोर पे उठाई और बताया उन्होंने कि किस तरीके से उनके लिए मुश्किलात होती हैं जब वो पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड हासिल करना चाहते हैं। उनके लिए कितनी मुश्किलात होती है अगर उनको नया कोई पासपोर्ट या कोई डॉक्यूमेंट बनवाना हो, कोई ज़मीन की खरीदो फरोख्त करनी हो, बड़ी प्रॉब्लम्स में रहते हैं और आज तक उनको वोट का हक भी नहीं दिया गया। मैं समझता हूं कि उनको वोट का हक तो ज़रूर देना चाहिए, इस पर गुफ्तगू करेंगे। चौधरी अकमल साहब, ये ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को हम एक तो बार बार शुक्रिया अदा करते हैं कि वो पैसे भेज रहे हैं अपने घर, फिर हम देखते हैं कि हम उनको वो राइट्स नहीं दे रहे हैं, फिर हम डॉक्यूमेंटेशन के अंदर पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड और दूसरे डॉक्यूमेंटेशन में उनको लाइनें लगवाते हैं, ख्वार करते हैं। आपकी नज़र में ये डबल स्टैंडर्ड पाकिस्तानी सिस्टम ने क्यों ओवरसीज़ पाकिस्तानी के लिए रखे हुए हैं? उनसे हम प्यार भी करते हैं लेकिन उनका ख्याल नहीं रखते। देखें, सबसे पहले तो मैं जो है ना खराज तहसीन पेश करूंगा पाकिस्तान के जो ओवरसीज हमारे दोस्त और हमारे बहन भाई हैं। इन्होंने अगर सही मानों में पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है ना, तो ये ओवरसीज पाकिस्तानी है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जब 2021 में हमारी रेमिटेंसेस 29.5 बिलियन डॉलर पर एनम थी और अब जो है हमारी तकरीबन 21 बिलियन डॉलर के लगभग जो है वो 6 महीने की हमारी रेमिटेंसेस हो गई हैं, जो कि इंशाल्लाह 42 से 43
बिलियन डॉलर को बड़ी आसानी से जो है वो क्रॉस कर जाएगी। और ये वो पैसा है जिसका ना हमें इंटरेस्ट देना पड़ता है, ना हम जो है वो इसको जो है वो कहीं पे मतलब वापस करना पड़ता है किसी को। तो ये इस तरह की मतलब अमाउंट है जिसकी वजह से आज हमारे रिजर्व्स में इजाफा हो रहा है। अगर हम अपना इंपोर्ट्स हमारी बढ़ती जा रही हैं, ट्रेड डेफिसिट हमारा बढ़ता जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद अगर हमारे जो जो जखायर हैं इसके ज़र मुबादला के वो जब बढ़ते जा रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि इसमें सारे का सारा जो रोल है वो ओवरसीज पाकिस्तानियों का है। अब उसके जवाब में हम इनको दे क्या रहे हैं? ये जब बेचारे जाते हैं यहाँ से, ये आ रहे होते हैं, तो FIA वाले और दीगर एजेंसीज वाले एयरपोर्ट पे इनको तंग कर रहे होते हैं, ठीक है ना, कि आपका जो नहीं। और आजकल तो और ज्यादा सख्ती की हुई है। मेरा अपना एक दोस्त जानने वाला था, बेचारा रात को 2 बजे अपना सामान यहाँ छोड़ के गया है कि तुमने अपने पासपोर्ट पे स्टैंप नए वाले पे नहीं लगवाई, पुराने वाले पे लगी हुई है। तो हम तो दिन रात इस किस्म के मसले, इश्यूज वो उनका सामना कर रहे होते हैं। अच्छा, उसके बाद इसके अलावा जो मसले मसाइल हैं पेमेंट से रिलेटेड, यहाँ पे जो है ना वो रेमिटेंसेस भेजते हैं, यहाँ पे बैंक्स ओवर चार्ज करते हैं उनको, उनकी जो अमाउंट जब रुपीज में कन्वर्ट करते हैं तो ज्यादा रेट लेते हैं। उसके बाद ट्रांजैक्शन फीस ये लोग इतनी ज्यादा चार्ज करते हैं कि वहां से बंदे ने जो भेजे हुए होते हैं डॉलर, उसके ऊपर जो है परसेंटेज के हिसाब से ट्रांजैक्शन फीस है, टैक्सेस है। फिर यहाँ पे जो बेचारे लेने वाले होते हैं वो खज्जल ख्वार, वेरिफिकेशन नहीं है, कोई कस्टमर सपोर्ट नहीं है। तो देयर आर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स विच पाकिस्तानी जो है ना हमारे ओवरसीज उसको फेस कर रहे हैं। और मेरे ख्याल में जो है ना इसको खत्म करना चाहिए। वोट का हक तो देते हैं सर, वोट का हक देना तो इतना मुश्किल नहीं है चौधरी साहब। बिल्कुल वोट का हक भी उनको देना चाहिए, लेकिन वो इसार राना साहब ज्यादा बेहतर इसके ऊपर रोशनी डाल सकेंगे। वो ज्यादा फायदा जो है ना इसार राना साहब को होना है। लेकिन ये कि मैं आपको बताऊं, आप अजहर जावेद साहब का तज्जिया सुनेंगे ना, आपको मालूम पड़ेगा बाहर गेम अब चेंज हो गई। अजहर जावेद साहब, आप रोशनी डालिए। देखिए, मैं ना जो ओवरसीज पाकिस्तानी से 2 किस्म के हैं। जो सबसे ज्यादा ओवरसीज पाकिस्तानीज आबाद हैं वो आपके मिडल ईस्ट में है, GCC रीजन में है, सऊदीया में सबसे ज्यादा, UAE में है, कतर में है और इस तरह के ममालिक में है जिनके पास सिर्फ एक नेशनैलिटी है, उनके पास से डुअल नेशनैलिटी नहीं है। उन लोगों ने जो भी कमाना है वो वापस पाकिस्तान भेजना। और सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर जो हैं इस में ये इन ममालिक के लोग हैं। तो दूसरे किस्म के वो लोग हैं जो सर ऐसा नहीं है, UK और USA वाले भी तकरीबन जो है ना वो इक्वल अमाउंट ही है, मोर और लेस थोड़ी कमी बेशी है। मेरे पास फिगर्स आते हैं नहीं, उसमें मिडिल ईस्ट के और UK और USA के फिगर आप मिलाएं तो मोर और लेस सेम है। नहीं सर, सेम नहीं है। मैं अभी इस पे आपसे अगर आप फिगर अभी निकाल लें, क्योंकि अभी पीछे स्टेट बैंक वाले इधर UK में भी आए हुए थे, उन्होंने सारे फिगर्स दिए हैं। जो मेजर तकरीबन 60 to 70%, 60% कह लें आप, वो आ रही है आपकी GCC। वही बात हो गई ना, सुन लेना। तो बाकी जो है, जो UK है वो जाके आता है 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे फिर USA आता है। मैं इसमें जो प्रॉब्लम की निशानदेही कर रहा हूँ वो आपसे बात करना चाह रहा हूँ फिगर्स के हवाले से। जो यहाँ पे आबाद UK में लोग आबाद हैं, इनके अब जो इंटरेस्ट हैं वो बदल चुके हैं। वो यहाँ पे प्रॉपर्टी अपना लेते हैं, अपना यहाँ पे बिजनेस कर सकते हैं, हर चीज उनके नाम पे होती है। अमेरिका में भी यही है, ऑस्ट्रेलिया में भी यही है। लेकिन जो असल प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे ये GCC रीजन्स में लोग मौजूद हैं जो मेहनत करते हैं, जो यहाँ पे मजदूरी करते हैं और उन्होंने एंड ऑफ द मंथ सारे का सारा पैसा जो है वो पाकिस्तान भिजवाना है। असल मसाइल उनके साथ है, उन लोगों को फैसिलिटेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर आपको लंदन में आपको कोई हाई कमीशन में अपॉइंटमेंट चाहिए, आप अभी इंटरनेट खोलें, आप अपनी पासपोर्ट की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, नादरा की ले सकते हैं, या कोई और भी इशू है। यहाँ पे इतना इशू नहीं है। ये मेरे पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी है, क्योंकि मैं यहाँ पर जाता भी करता हूँ। लेकिन उन बेचारे अगर वोट का हक दे दिया उनको तो सिर्फ PTI को फायदा होगा अजहर साहब। देखिए, जो असल ओवरसीज, फिर मैं कह रहा हूँ, आपकी बड़ी तादाद जो है वो GCC रीजन में है, जहां पर आप वोट का हक इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे। वहां पे आपको पता सियासी एक्टिविटीज की इजाजत ही नहीं होती। वहां पे आप वोट डलवाएंगे कैसे? आप यहाँ पे बरतानिया में 1.7 मिलियन पाकिस्तानी है, यहाँ पर 5 आपके कौंसुलेट है, 1 हाई कमीशन है। अगर यहाँ पे आप वोट डालने की इजाजत दे देते हैं सपोज, आप इन 1.7 मिलियन पाकिस्तानीज को वोट का प्रोसेस करवाएंगे कैसे? उनके लिए पोलिंग स्टेशन कहाँ कायम करेंगे? उनको फैसिलिटेट कहाँ कायम करेंगे? यहाँ पर अजहर साहब, where there's a will there's a way। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे चली गई है। वोट का हक आज भी है, वोट का हक आज भी है। मैं पिछली दफा वोट मैं भी डाल के गया हूँ, 8 फरवरी को मैंने भी वोट डाला, यहीं पे डाला पाकिस्तान में आके। ओवरसीज पाकिस्तानीज को ये नहीं है कि वोट का हक नहीं है, वोट का हक है, लेकिन वो पाकिस्तान में डालते हैं। मैं तो इस चीज का सबसे ज्यादा हामी हूँ। यहाँ पर मैंने बाकायदा कंपेन भी चलाई थी और तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, PTI,
PMLN, जमात इस्लामी, सबसे मिलके हम यहाँ पे कंपेन करते रहे कि इनको ना सिर्फ वोट का हक दें, इनको इलेक्शन लड़ने का हक दें। इसार राना साहब, योर ओपिनियन सर? अच्छा देखिए, मैं हैरान इस बात पे हूँ कि एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर 2 वजीर आजम ऐसे आए जो पाकिस्तानी थे ही, और यहाँ आके उनके शनाख्ती कार्ड बने, यहाँ आके उनके पासपोर्ट बने, मोइन कुरैशी और वो शौकत, ये दोनों। तो एक हम ऐसा मुल्क हैं कि जो IMF और वर्ल्ड बैंक इशारा कर दे तो हम उनके मुलाजिमों को अपना वजीर आजम बना लेते हैं। लेकिन जिन लोगों ने हमारी मईशत को संभाला हुआ है, हम उनको कहते हैं हम तुम्हारे पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे, और जाके वहां धमकियां लगाते हैं कि हम देखेंगे, हम तुम्हारे पासपोर्ट ब्लॉक कर देंगे। और फिर ये कि अगर उनकी अक्सरियत माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून पढ़ने वाली है, चोई साहब आई एम सॉरी अफेयर विच आ गया, माइंड ना करे जे, तो अगर उनकी अक्सरियत माय बेस्ट फ्रेंड का मजमून पढ़ने वाली है तो इसलिए उनसे उनका हक ही छीन लिया जाए। ऐसा भी खौफ क्या है? मैं, चूंकि आपने जैसे कहा कि मैं सोशल मीडिया पे मुझे बहुत बाहर से, पाकिस्तान के बाहर से रिस्पॉन्स आता है, मेहरबानी, तो मैं हैरान हूं कि जो अमेरिका, यूके के साथ साथ सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन से भी मुझे उतना ही रिस्पॉन्स आ रहा होता है, जिसका मतलब ये कि हमारे वो वाले पाकिस्तानी, हालांकि वो एक ज्यादा मुश्किल जिंदगी गुजार रहे होते हैं, लेकिन वो पाकिस्तान के हवाले से जितने यूरोप की में रहने वाले लोग हैं या अमेरिका में, बरतानिया में, उतने ही वो टची हैं। तो यार इनसे हमारी मईशत संभली हुई है। $1.5 अरब के लिए IMF के हम पैर तलवे चाटते हैं, और जो हमें 21 बिलियन, कितने बिलियन जो सब अब तक आ चुके हैं 6 माह में, 21 बिलियन, 21.5 बिलियन। हाँ, जो इतने दे रहे हैं, हम उनकी इज्जत करने को तैयार नहीं है, हम उनको जूते की नोक पे रख रहे हैं। यार अब वो हमारे मोहसिन है, लेकिन मैं ये इसलिए इन्हीं मोहसिन कहता क्योंकि हम अपने मोहसिनों को ये फांसी दे देते हैं या जेल में डाल देते हैं, इसलिए मैं मोहसिन उन्हें नहीं कह रहा उनकी हिफाजत करें। तो लेकिन ये है कि हुकूमत को इस खौफ से बाहर निकलना चाहिए। अभी हुकूमत ने बाहर से कुछ लोगों को बुलवा के यहाँ पे एक तक फंक्शन भी कराया था, बाद में पता चला पल्ले से ही बुलवाया था। मेरा प्यारा अजहर जावेद को पता नहीं क्यों नहीं उन्होंने बुलवाया, और अल्लाह मेरे अजहर जावेद के वोट की हिफाजत करे, जो ये वोट डाल के गया हो, अल्लाह करे वो ही निकला भी हो। मेरी दुआएं अजहर के साथ। आमीन आमीन। बैनुल-अक़वामी दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। आपको बताऊं, डोनाल्ड ट्रंप ग्रीनलैंड को आंखें दिखा रहा था। यूरोपियन कंट्रीज की, बहुत सारी कंट्रीज की, फ्रांस, जर्मनी, दीगर ममालिक की फोर्सेज इस वक्त ग्रीनलैंड पहुंच रही हैं। बताया जा रहा है वहां पे मिलिट्री ड्रिल्स की जाएंगी। एट द सेम टाइम डोनाल्ड ट्रंप ईरान को आंखें दिखा रहे थे। फिर देखा गया, रिपोर्ट किया गया इंटरनेशनल मीडिया की जानिब से, सऊदी अरब, कतर, ओमान की लॉबिंग की वजह से डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा बैकफुट पे आना पड़ा, प्रेशर क्रिएट हुआ, उन्होंने हमले का प्लान चेंज कर दिया। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास के अंदर आज अमेरिका के नुमाइंदे कहते हैं कि अब भी हम हमला करने का प्लान रखते हैं, हम कर सकते हैं, हम तैयारियां हमारी पूरी हैं, हम सिर्फ देख रहे हैं क्या सूरत हाल बनती है। एट द सेम टाइम पाकिस्तान ने इस पर रिजर्वेशंस का इजहार किया, चाइना ने किया, रशिया ने किया कि ऐसे अमेरिका नहीं कर सकता बदमाशी पूरी दुनिया में। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप की आज एक देरीना ख्वाहिश पूरी हो गई है, उनको नोबेल पीस प्राइज मिल गया है। जो वेनेजुएला की अपोजिशन लीडर थी मारिया मचाडो, उन्होंने आके अपना नोबेल पीस प्राइज व्हाइट हाउस में उनके हवाले किया और उनसे वादा लेने की कोशिश की कि देखिए आप अगली हुकूमत जो बनाएंगे वेनेजुएला में, उसमें मुझे जरूर रखिएगा, मेरे बिना ना बनाइएगा। उनकी ख्वाहिश तो यही है, इसलिए उन्होंने अपना पीस प्राइज दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को। लेकिन हालात बदल रहे हैं। साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट को 5 साल की सजा हो गई है, वहां मार्शल लॉ लग गया है। गुफ्तगू करेंगे अजहर जावेद साहब, इंटरनेशनल फ्रंट पे बदलती सूरत हाल, ये जंगों का मौसम, गजा में अब भी इजराइल की बदमाशी जारी है, कोई सीज फायर नहीं हुआ है, 2 घंटे पहले भी बमबारी की गई है। अजहर साहब, आपकी राय बदलती दुनिया पर और खासतौर पर ट्रंप पर? देखिए, इस वक्त तो एक असूल सबसे बड़ा मुसलमा साबित हो गया कि माइट इज राइट की पॉलिसी आ चुकी है। जो कुछ वेनेजुएला में हुआ, जो उनके सदर को वहां से उठा के ले गए, वो जिस तरह ले गए, और अमेरिका की जो फोर्सेस हैं उन्होंने वहाँ पे कत्लेआम भी किया, और उसके बाद वो उस सदर को ना सिर्फ वहाँ लेके गए बल्कि अपनी अदालत में पेश किया। तो इसके बाद अमेरिका जो है इस वक्त आलमी सतह पर एक ऐसा बदमस्त हाथी बन के उभर रहा है कि जो वो करना चाह रहा है वो कर रहा है। ईरान पर जो हमला हो रहा था, वो अमेरिका को तवक्को थी कि शायद जो ईरानी अवाम है वो अपनी हुकूमत के खिलाफ उठ खड़ी हुई है, लेकिन जब मुजाहरे हुकूमत के हक में हुए तो उसके बाद एक आलमी प्रेशर भी बढ़ा। उसके बाद आप देखते हैं कि ट्रंप को भी अपना पीछे हटना पड़ा। तो ग्रीनलैंड की सूरत हाल भी अमेरिका मुसलसल थ्रेट्स किए जा रहा है। यहाँ पे यूरोप में हुकूमतें इस वक्त खौफ का शिकार है। तो एक नया वर्ल्ड ऑर्डर जो है वो आ रहा है और वो अमेरिका उसको लीड कर रहा है। और जबकि हम देखते हैं कि चाइना और रशिया
जिन जिन ममालिक के साथ खड़े थे उनके उनके हवाले से भी हमें जो खबरें आ रही हैं वो कोई हौसला अफजा नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि इस वक्त आलमी सतह पर एक इंतहाई बदतरीन सूरत हाल है। जंगें, अगर हम आप गजा की बात करें तो वहां पे अभी स्टेबलाइजेशन फोर्स अगले मरहले में भेजने का ऐलान किया जा रहा है, एक टेक्नोक्रेट हुकूमत का ऐलान किया जा रहा है, जिसको बड़े गौर से देखना जिसको होगा। फलस्तीनियों ने रिजेक्ट कर दिया है सर, क्योंकि वहां सीज फायर ही नहीं हुआ ना। वो कह रहे हैं सीज फायर तो करो फिर आगे बात करेंगे। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूँ कि इस वक्त जो अमेरिका चाह रहा है, अमेरिका ने अपने इसराइल पर हाथ रखा हुआ है, वो अपनी मर्जी की चीजें करवा रहा है और वो अल्टीमेट उनका मंसूबा यही है कि गाजा को एक हॉलीडे स्पॉट में, रिजॉर्ट में वो चेंज करें। तो अल्लाह ही हाफिज़, जो हालात मुझे लग के इस्लामी ममालिक की आवाज बंद है, इस्लामी ममालिक अब बोल नहीं रहे। तो इन हालात में जब तक आगे कोई बड़ी फोर्स ना खड़ी हो, जो बड़ी फोर्स थी वो रशिया कहलाती थी या चाइना कहलाती थी, और जिन ममालिक का तकिया था इन दोनों ममालिक पे, उनके साथ जो हो रहा है वो भी इस वक्त एक बड़ा बिल्कुल ठीक। इसार राना साहब, आपकी नजर में डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन और रशिया की जंग खत्म नहीं करा सके, गजा में नस्लकुशी खत्म नहीं करा सके, नोबेल पीस प्राइज अपनी बदमाशी के जोर पे उन्होंने हासिल कर लिया, मुल्कों के सदर को वो उठा लेते हैं, ईरान को मुसलसल इजराइल की ख्वाहिश के लिए धमकी दे रहे हैं और अब्राहम अकॉर्ड का भी अलम उठाए हुए हैं कि मुसलमानों को मनवाऊंगा कि इजराइल एक मुल्क है। आपकी राय इस न्यू वर्ल्ड ऑर्डर पे हुजूर? आप तो चूंकि कराची रहते हैं ना, मैं लाहौर रहता हूँ, तो अक्सर हमारे यहाँ ट्रकों पे, रिक्शा के पीछे लिखा होता है चल नहीं चल ट्रंप ते मेरा है। तो मुझे लगता है कि अब हमें शहबाज शरीफ साहब उस खातून को फोन करके कहेंगे कि ओ भाई, मैं तुम मुझसे आगे नंबर ले गई, मैं सिर्फ ऐलान करता रहा, तूने जाके भी पकड़ा दिया, तो असल अवार्ड नहीं है और ट्रंप की हसरत ही रह जाएगी। लेकिन हमारे एक, मैं सिर्फ एक जो आपको बात कहूंगा, आपके प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, कि अगर ये जरा सी भी इस तरह की कोई हरकत मुसलमान किसी मुल्क ने की होती ना, तो आज अक़वाम मुत्तहिदा, सलामती कौंसल, इंसानी हकूक के तमाम ऑर्गेनाइजेशन पिट मरती कि वो क़यामत आ गई। एक अजहर जावेद ने बहुत अच्छा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि एक बदमस्त हाथी जो है, एक दिमाग फिरा बच्चा जिसने पूरे दुनिया के अमन को खतरे में डाल दिया। कोई सोच सकता था इससे पहले कि किसी इलेक्टेड प्रेसिडेंट को उसके मुल्क से उठाया जाएगा, उसे टॉर्चर किया जाएगा, उसको हथकड़ियां लगाई जाएंगी, उसको अपने मुल्क की अदालत में पेश किया जाएगा और जलील किया जाएगा? ये इससे बड़ी बदमाशी कोई नहीं हो सकती। और वो लोग जो ट्रंप के आगे रोज माथा टेकते हैं ना, और ट्रंप के जुगनियां गाते हैं, उसके इर्द गिर्द गिद्दा डालते हैं, उन्हें ये समझना पड़ेगा कि ट्रंप किसी का भी नहीं है। एलोन मस्क का नहीं हो सका तो वो किसी का भी नहीं हो सकता। और हमें अपनी जो मुल्क की वादत है और अपने मुल्क की प्रायोरिटीज, उनको सामने रख के प्लान करना चाहिए। क्योंकि अगर ईरान में कुछ हुआ, खुदा ना खास्ता रिजीम चेंज हुई, तो उसका बराह रास्त दुनिया में वाहिद एक मुल्क जो जिस पे असर पड़ेगा वो पाकिस्तान है। हमें इस बात को पहले से समझ के रखना होगा। बिल्कुल ठीक सर। चौधरी साहब, आपकी राय हुजूर? देखिए, बिल्कुल राणा साहब ने सही बात की है कि ट्रंप जब पीटीआई का नहीं हो सका तो वो किसी का भी नहीं हो सकेगा, ठीक है ना। और हर एक मुल्क को आजकल की जो ग्लोबल जो चेंजेस आ रही हैं दुनिया में, उसमें हर एक मुल्क को ना अपने मुल्क की प्रायोरिटीज देखनी होती हैं। कोई भी मुल्क किसी का दोस्त नहीं है। ये सब जज्बाती बातें, समंदर से गहरी और दरियाओं से ऊंची और पता नहीं क्या क्या, ये सब चीजें हर एक मुल्क अपना मफाद देखता है, अपना फायदा पहले देखता है। अमेरिका भी यही कर रहा है, हर एक मुल्क यही चीज कर रहा है। मेरे ख्याल में आप कह रहे हैं कि वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो रहा है, मेरे ख्याल में वर्ल्ड ऑर्डर चेंज हो तो रहा है, लेकिन ये अमेरिका के फेवर में नहीं जा रहा। बेसिकली अमेरिका अपनी सर्वाइवल की जंग इस वक्त लड़ रहा है। डॉलर जो है वो दीगर करेंसियों के मुकाबले में बहुत कमजोर होता जा रहा है। इसी तरीके से गोल्ड के मुकाबले में आपके सामने है, और ये सिर्फ और सिर्फ तेल के जखायर के ऊपर कब्जा कर रहे हैं ताकि इंटरनेशनल जो 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 ट्रेड हो रहा है वो डॉलर में ही रहे। क्योंकि वंस ट्रेड जो है अगर डॉलर से खत्म हो गया, किसी और करेंसी में चला गया, जिस तरह रशिया और चाइना ये लोग बार्टर ट्रेड कर रहे थे, आपस में भी कर रहे थे, ईरान के साथ भी कर रहे थे, तो ज्यादा उसकी कोशिश इस वक्त ये है कि डॉलर की कंजम्पशन या डिमांड जो है वर्ल्ड वाइड बढ़े, ताकि उसकी जो एक सुप्रीमेसी है वो बरकरार रखे। तो वर्ल्ड ऑर्डर बेसिकली जो है ना वो जो आहिस्ता आहिस्ता तब्दील हो रहा है, और इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि अब वो जो है ना वो ट्रंप इसमें कामयाब हो सकेगा। अल्टीमेटली डॉलर के बैक एंड पे जो सोने के जखायर थे, जो दीगर चीजें
वो रशिया और इंडिया और चाइना जो है ना वो ले गए हैं, बड़े कम मिकदार में ज़खायर अमेरिका के पास रह गए। अभी भी सबसे ज्यादा दुनिया में ज़खायर अमेरिका के पास है, नो डाउट, लेकिन उसके अगेंस्ट में जितने डॉलर अमेरिका इशू कर चुका है तो इनकी इकोनॉमी किसी भी वक्त कोलैप्स हो सकती है, और इस चीज का जो है ना वो ट्रंप को भरपूर अंदाजा है। तो उसके आप सियासी हालात कुछ भी लें, चाहे वेनेजुएला पे अटैक हो, चाहे वो ग्रीनलैंड का मसला हो या ईरान का मसला हो, बेसिकली ये जंग सिर्फ और सिर्फ इस चीज की है कि डॉलर इंटरनेशनल करेंसी रहे, जो मुझे आइंदा 10 सालों में लगता नहीं है कि राइट सर, डॉलर। थैंक यू सो वेरी मच चौधरी अकमल साहब, थैंक यू सो वेरी मच अजहर जावेद साहब, जज़ाकल्लाह खैर इशार राना साहब, तमाम मेहमानों का प्रोग्राम का वक्त तमाम। आई सी यू नेक्स्ट ऑन मंडे, अपना ख्याल रखिएगा, अंटिल देन अल्लाह हाफिज।